हेलो स्टूडेंट्स, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर का ये सेकेंड ट्यूटोरियल है। इसके फर्स्ट ट्यूटोरियल में मैंने कुछ डेट्स और साथ में आपको क्रोनोलॉजी बताई थी इवेंट्स की, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएं कि इस चैप्टर में कैसे हमें आगे बढ़ना है। और मेन तो हम इसका जो आगे वाला ट्यूटोरियल होगा वहाँ से टेक्स्ट मैटर को पिकअप करना है, लेकिन जो कुछ यहाँ दिया गया उसे भी मैं छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैंने इसको भी कवर किया है। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 के स्प्रिंग का सीज़न था। दरअसल वो वही समय था जब जर्मनी डिफीट के कगार पर पहुंच गया था। तो 11 साल का एक लड़का, जर्मन बॉय कार्ल हेलमुथ, उसका नाम था हेलमुथ, वॉज लाइंग इन बेड, वो बेड में लेटा हुआ था और ही ओवरहर्ड हिज पेरेंट डिस्कसिंग समथिंग इन सीरियस टोन। देखिए, सीरियस टोन का मतलब होता है कि हंसी मजाक नहीं कर रहे थे, बड़ी गंभीर बात कर रहे थे, मतलब की बात कर रहे थे, तो उसको ना सुन लिया। ओवर हियर का मतलब होता है कि आप चुपके से किसी की बात को सुनते हो, देन इट इज़ कॉल्ड ओवर हियरिंग। और दूसरी तरह से जो बोलने वाले लोग हैं वो सोच रहे हैं कि शायद हमारे आसपास हमारी बात को कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन उनकी बात आवाज़ तेज़ है कि कोई दूसरा उसको सुन ले, तो ये भी ओवर हियरिंग हो गई। हिज फादर, उसके पिताजी, अ प्रोमिनेंट फिजिशियन, एक जाने माने फिजिशियन थे, डॉक्टर थे। डेलिबरेटेड मतलब वो विचार कर रहे थे, बात कर रहे थे अपनी पत्नी से कि वेदर द टाइम हैड कम, कि क्या वो समय आ गया है टू किल द एंटायर फैमिली, की पूरी फैमिली को मार दिया जाए। अरे भाई, ये तो ठीक नहीं है। और इफ़ ही शुड कमिट सुसाइड अलोन, या उसे खुद अकेले सुसाइड कर लेना चाहिए। निश्चित रूप से कोई क्राइसिस का समय है, संकट का समय है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है। हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज। हाँ, इसके पिताजी यहाँ पर रिवेंज की बात कर रहे थे, बदले की बात कर रहे थे। नाउ द अलाइज, अलाइज जो है वो मोटे अक्षरों में छपा है, जिसको मैं ऑलरेडी आपको पिछले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ कि ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, ये सब अलाइज थे जिन्होंने मिलकर सेंट्रल पावर्स को हराया था, जिसमें सेंट्रल पावर्स में जर्मनी था। नाउ द अलाइज विल डू टू अस, अब अलाइज यानी मित्र देश जो हमें हरा चुके हैं, वॉट वी डिड टू द क्रिपल्ड एंड ज्यूज, तो अब ये अलाइज हमारे साथ वही करेंगे जो हम लोगों ने किया था। मतलब इसके पिताजी कह रहे हैं जो हम लोगों ने किन के साथ किया था, ज्यूज के साथ किया था, एंड क्रिपल्ड जो अपंग बेचारे, जो शरीर से पूरी तरह से ठीक नहीं थे, उन लोगों के साथ बड़ा अत्याचार हुआ था ना हिटलर के शासनकाल में। और किया क्या, हिटलर के लोगों ने किया था, आदमियों ने किया था, तो उनमें से एक ये है। तो हमने जो इनके साथ जो अत्याचार किया था वो शायद अब हमारे साथ करेंगे, यानी मेरी फैमिली को परेशान कर सकते हैं, मुझे परेशान कर सकते हैं। ये उसके मन में डर बैठ गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही टुक हेलमुट टू द वुड्स, तो हेलमुट को वो ले जाता है जंगलों की तरफ, मतलब जहाँ पे पेड़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वेयर दे स्पेंड द लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर। ओह भाई, मौत किसी की भी हो दुखदाई होती है। लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर का मतलब वहाँ पर उसने अपने फैमिली के साथ आखिरी कुछ खुशी के पल बिताए। सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग्स, बच्चों के गीत गाए, क्योंकि उनका बेटा था ये। लेटर हेलमुथ्स फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, बाद में ऑफिस में जाकर उसने गोली मार ली अपने आप को, जो हेलमुथ का पिताजी था। ऐसा उसने इसलिए किया कि जो एलाइड पावर्स हैं वो जिंदा ना पकड़ सकें, तो उसकी फैमिली बच जाएगी जब कोई ट्रेस नहीं मिलेगा। हेलमुथ रिमेंबर्स दैट ही सॉ हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ड इन द फैमिली फायरप्लेस। उसके बाद उसने देखा किस प्रकार से उसके फादर की जो ब्लडी यूनिफॉर्म थी, मतलब उसे खून वून लग गया था, उसे घर के ही जो फायर प्लेस जहाँ पे आग वगैरह जलाई जाती थी, लकड़ियाँ घर के अंदर, वहाँ पे उस पूरी की पूरी जो ब्लडी यूनिफॉर्म को जला दिया गया, जिससे कि अलाइड फोर्सेज अगर घुसे भी तो उन्हें पता ना चले कि हाँ इस तरह का कोई व्यक्ति था। सो ट्रॉमेटाइज्ड, आपको अचानक दिमाग में झटका लग जाता है। यू फील शॉक्ड, अब कोई मामूली शॉक नहीं है, वो आपकी दिमागी हालत बिगाड़ देता है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रॉमेटाइज्ड। वॉज ही बाई वॉट ही हैड ओवरहर्ड, क्योंकि जो उसने सुना था, एंड वॉट हैड हैपेंड, जो हुआ था, उससे उसके दिमाग को इतना झटका लगा दैट ही रिएक्टेड बाई रिफ्यूजिंग टू ईट एट होम फॉर द फॉलोइंग 9 ईयर्स। फॉलोइंग 9 ईयर्स का मतलब अगले 9 सालों तक उसने घर पर खाना खाने से मना कर दिया। उसके अंदर डर बैठ गया। ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम, उसे हमेशा डर लगा रहता था कि हो सकता है उसकी माँ उसे जहर दे दे। मतलब पूरे फैमिली को ख़त्म हो करने की बात हो ही रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पापा मर गए, मुझे भी मार दिया जाए। ये डर उसके मन में बैठ गया था। यही डर ट्रॉमा है। ऑल्दो हेलमुथ मे नॉट हैव रियलाइज्ड ऑल दैट इट मींट, हालांकि हेलमुथ को शायद ये अंदाजा ना रहा हो कि ये जो उसके पिताजी ने किया इसका क्या मतलब है। हिज फादर हैड बीन अ नाजी, उसके पिताजी एक नाजी थे, यानी हिटलर को सपोर्ट करने वाले थे, यानी सपोर्टर ऑफ एडॉल्फ हिटलर। मैनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट द नाजीज एंड हिटलर, तो आप लोगों में से काफ़ी लोग जानते होंगे नाजीज या हिटलर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यू प्रोबेबली नो
ऑफ हिटलर्स डिटर्मिनेशन टू मेक जर्मनी इनटू ए माइटी पावर। शायद आप ये भी जानते हो कि हिटलर के दिमाग में ये बात हमेशा छाई रहती थी कि जर्मनी को किसी भी तरह से एक ताकतवर मुल्क बनाना है। एंड इज एम्बिशन, आप किसी चीज़ की इच्छा करते हो तो ठीक है, लेकिन वो इच्छा इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप हर हाल में उसे पाना चाहते हो, और कभी कभी आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाने की कोशिश करते हो। दिस इज कॉल्ड योर एम्बिशन। कॉन्करिंग ऑल ऑफ यूरोप, अच्छा, हिटलर पूरे यूरोप को जीतना चाहता था, वो उसका एम्बिशन था। यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड जूज, आपने शायद ये भी सुना होगा कि हिटलर ने यहूदियों को काफ़ी मारा था, काफ़ी तादाद में। बट नाजिज्म वाज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स। लेकिन नाजिज्म को अगर हमें समझना है तो हम खाली इतने से नहीं समझ पाएंगे कि पूरे यूरोप को जीतना चाहता था, जर्मनी को ताकतवर मुल्क बनाना चाहता था, ज्यूज़ और क्रिपल्ड पे अत्याचार किए गए थे। एक दो घटनाओं से हम नहीं जान सकते। इट वाज अ सिस्टम। नाजिज्म एक सिस्टम था। सिस्टम को आप जानते हो, जिसमें लिंक्स होते हैं, मतलब आप इधर से चलिए तो फिर आप कहाँ जाओगे, फिर कहाँ पहुँचोगे, फिर यहाँ पहुँचोगे। एक डिज़ायर्ड सिस्टम बनाया जाता है कि हाँ ये ऐसे वर्क करेगा। वी नो द आउटकम आल्सो। आखिर जिस लैपटॉप को यूज़ करके मैं वीडियो बना रहा हूँ कि लैपटॉप में जो सर्किट लगी वो भी तो किसी सिस्टम का हिस्सा है ना। तो सोची समझी व्यवस्था नाजिज्म थी। स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज़, और नाजिज्म के अपने ही आइडियाज़ थे। स्ट्रक्चर के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए, क्योंकि कोई भी जो इज़्म होता है उसमें आइडियाज़ होते हैं। तो कई आइडियाज़ से मिलकर ये नाजिज्म बना था। अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स, और ये आइडियाज़ किससे रिलेटेड थे कि नाजी लोग दुनिया को किस नज़र से देखते हैं और किस प्रकार की पॉलिटिक्स करना पसंद करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ जो पॉलिटी है वो डेमोक्रेटिक है। लेकिन बगल में अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें, छोटा सा मुल्क है, वहाँ की जो पॉलिटी है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो जो राजनीति है वो किस प्रकार की करना पसंद करते हैं और दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। अब जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जर्मनी को ताकतवर मुल्क बनाना और पूरे यूरोप को जीतना। तो पूरे यूरोप को जीतने का मतलब ये है कि आप अपने देश के अलावा दूसरे के लोगों के बारे में क्या सोचते हो। तो ये नाजिज़्म के विचार हमें पढ़ने हैं। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज़्म वाज अबाउट। तो हम नाजिज़्म क्या था, किस चीज़ को नाजिज़्म कहते हैं, उसको समझेंगे। लेट अस सी व्हाई हेलमट्स फादर किल्ड। हम ये भी देखेंगे कि हेलमट के फादर ने क्यों अपने आप को मार लिया एंड उसके डर का कारण क्या था। ये जब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो खुद ही समझेंगे। इन मई 1945 मई 1945 की बात हो रही, जर्मनी सरेंडर टू द अलाइज। अलाइज को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया, भैया हम हार गए। एंटिसिपेटिंग मतलब अंदाज़ा लगाना, व्हाट वाज कमिंग। हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोएबल्स एंड हिज इंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड। सुसाइडों का दौर शुरू हो गया, हिटलर ने भी सुसाइड कर लिया। अब बताओ जो हिटलर को सपोर्ट करने वाला कि क्या हालत होगी जब हिटलर ने अब खुद सुसाइड कर लिया। और जो उनका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गोएबल्स, जो हम आगे पढ़ेंगे, उसने भी आत्महत्या कर ली, पूरी फैमिली के साथ कर ली, बर्लिन में एक बंकर में, अप्रैल में। मतलब मई में सरेंडर हुआ, अप्रैल में ही कर लिया। ये स्प्रिंग का टाइम था। एट द एंड ऑफ द वॉर, और वॉर के समाप्ति पर, एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। तो भाई ट्रिब्यूनल एक प्रकार से कोर्ट ही होता है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायालय स्थापित किया गया न्यूरेमबर्ग में, जो कि जर्मनी में ही है। वॉज सेटअप टू प्रोसिक्यूट नाजी वार क्रिमिनल्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस। तो नाजी लोगों पे आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ऐसे ऐसे अपराध किए हैं कि उसमें शांति को भंग किया गया, मतलब पीस के खिलाफ। वार क्राइम्स हैं, युद्ध के समय जो अपराध किए गए, और मानवता के खिलाफ जो उनके क्राइम्स थे, है ना, ज्यूज़ को मरवाना, क्रिपल्ड को मरवाना, ये सब इतने ज़्यादा ब्लेम्स, एक्यूजेशंस, चार्जेस लगाए गए नाजियों पे। और जर्मनीज कंडक्ट ड्यूरिंग द वॉर, तो वॉर के समय जर्मनी का क्या व्यवहार था, स्पेशली दो एक्शंस, खासकर वो उनकी गतिविधियाँ, वो एक्टिविटीज़ विच केम टू बी कॉल्ड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमनिटी। तो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमनिटी को बहुत सीरियसली लिया गया, क्योंकि देखिए इसका मतलब ये हो गया कि हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे कुछ अधिकार होते हैं, वो अधिकार कोई छीन नहीं सकता, छीनना भी नहीं चाहिए। हमें जीने का अधिकार है, अगर हमने गलत ना किया हो तो हमें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। एक माँ को अपने बेटे को रखने का अधिकार है। कोई अगर ईमानदारी से कमाई कर रहा है तो उसे पैसे कमाने का भी अधिकार है, अपनी तरक्की का अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें उसे छीनना ही क्राइम अगेंस्ट ह्यूमनिटी होगा। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जैसे मैंने बताया कि सोशल साइंस एक बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो अफ़गानिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं। और अगर आप टीवीज़ पे वॉच करते होंगे और जो इस वीडियो को इसके बनने के बाद ही देखेंगे, वो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जो वीमेन हैं और जो चिल्ड्रेन हैं, दे आर द मोस्ट सफ़रर्स। भाग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है जो तालिबानी फोर्सेस हैं उनका।
कि उनकी जो अब जैसे ही आइडियोलॉजी वाली बात आती है, हम नाजीज़ को पढ़ रहे हैं, तो तालिबानियों की भी अपनी एक आइडियोलॉजी है। वो रिलीजन के नाम पे बहुत अत्याचार कर देते हैं, वो राइट्स लोगों से छीन लेते हैं, खासकर वीमेन और चिल्ड्रन से, जो उन्हें मिलने चाहिए। इंडिया में सबको राइट्स मिले हुए हैं बराबर, लेकिन वहाँ पे नहीं है। तो ये सब क्राइम है अगेंस्ट ह्यूमनिटी अगर किसी का भी कत्ल किया जाता है। रेज्ड सीरियस मोरल एंड एथिकल क्वेश्चंस। देखिए, मोरल एंड एथिकल क्वेश्चंस का मतलब ये हो गया कि जब हम इस तरह की बातें करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, तो वो मोरल और एथिकल क्वेश्चंस होते हैं कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो उम्र में बड़े थे, तुम्हें उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए था। चलो माँ-बाप हैं, अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया, तुम्हारी गलती नहीं थी, तो वो तुम्हारे मम्मी-पापा हैं, कम से कम तुम्हें उनको इस तरह से जवाब नहीं देना चाहिए था। और आपने पढ़ा भी होगा टू हेल्प द पुअर, टू हेल्प द नीडी, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो सब मॉरलिटी है जो हमें बताई जाती है, हमारा नैतिक कर्तव्य बताया जाता है, हमें नीतियाँ सिखाई जाती हैं। दीज़ आर द मोरल एंड एथिकल क्वेश्चंस। तो तरह-तरह के मोरल एथिकल क्वेश्चंस रेज़ किए गए नाज़ीज़ की एक्टिविटीज़ पे, इनवाइटेड वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन, और दुनिया भर ने निंदा की, किसकी? नाज़ी और उनकी कृत्यों की, कि उन्होंने मानवता के खिलाफ कितना अपराध किया। वो हम आगे देखेंगे, मैं यहाँ पूरा बता दूँगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। व्हाट वर दीज एक्ट्स? ये क्या काम उन्होंने किए थे कि इन्हें क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहा गया, मानवता के खिलाफ अपराध कहा गया। अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शैडो का मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जर्मनी हैड वेज्ड अ जिनोसाइडल वॉर। जब आप बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ख़त्म कर देते हो, यू किल पीपल ऑन ए लार्ज स्केल, उसे जिनोसाइड कहा जाता है, नरसंहार। विच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस। और निश्चित है कि इसमें जिनको मारा गया वो बेचारे इनोसेंट थे और सिविलियन पीपल थे। भाई युद्ध में तो चलो सैनिक मरते हैं, समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे आम जनता को मारा गया, इनोसेंट पीपल को मारा गया। अब आप देखिए, वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं होगा? द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन ज्यूज। ओह माय गॉड, 60 लाख तो ज्यूज हो गए, और 2 लाख जिप्सीज, लगभग 2 लाख जिप्सी हो गए। मतलब आगे चल के हम देखेंगे हिटलर ने क्यों इनको मरवाया था, क्या उसकी सोच थी। 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस, तो पोलैंड के रहने वाले लोगों को भी उसने काफ़ी मरवाया। पोलैंड पे तो आक्रमण किया, तभी से तो विश्व युद्ध शुरू हो गया था, द्वितीय। 70,000 जर्मन्स को भी उसने नहीं बख्शा, हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड, जो मैं क्रिपल्ड कह रहा था, तो उसने मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो अपंग लोग थे उनको भी मरवा दिया। उन्हें वो कहता था अनडिजायर्ड पीपल, बिसाइड्स इनन्यूमरबल पॉलिटिकल अपोनेंट्स। और कोई भी जब डिक्टेटर आता है तो अपने विरोधियों को ज़रूर वो एक्सिक्यूट करता है, तो अनगिनत अपने अपोनेंट्स को भी उसने ख़त्म कराया, मतलब जो उसकी पार्टी का विरोध करते थे उनको ख़त्म कराया। नाजिज डिवाइज्ड एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, डिवाइज्ड का मतलब यह है कि ऐसे ऐसी योजनाएं तैयार की थी, अनप्रेसिडेंटेड, जो कहीं हमें देखने को सुनने को ना मिले, उसे अनप्रेसिडेंटेड कहेंगे। लोगों को मारने के अलग अलग ऐसे ऐसे तरीके बनाए गए थे, उन्हें कहा गया डिवाइस्ड अनप्रेसिडेंटेड मीन्स। दैट इज़ जैसे गैसिंग देम, यानी लोगों को बंद करके गैस छोड़ देना। इन वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक ऑस्विच, ये बहुत ही फेमस है ना, यहाँ लोगों को इकट्ठा करके गैस छोड़ दी जाती थी। द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज। अब देखिए, इतने बड़े क्राइम के बावजूद भी सिर्फ 11 जो बड़े नेता थे नाजीज का, अगर हम नाम लें बड़े नेताओं को, उनको सज़ा दी गई मौत की। मैनी अदर्स वर इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ, और बहुत से लोगों को आजीवन कारावास दिया गया। द रिट्रीब्यूशन डिड कम, रिट्रीब्यूशन का मतलब वही बदला, एलाइड फोर्सेस ने बदला तो लिया, येट द पनिशमेंट ऑफ द नाजीज वॉज फार शॉर्ट ऑफ द ब्रुटैलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम्स। लेकिन जिस प्रकार से नाजियों ने जितने भयंकर भयंकर कृत्य किए थे, मानवता के खिलाफ निर्दोष लोगों को मरवाया था, उसको देखते हुए तो ये पनिशमेंट बहुत छोटा है, मतलब फार शॉर्ट। जो उन्होंने ब्रुटैलिटी, पाशविक अत्याचार किया था, जो जानवरों पर निरीह किया जाता है, कमज़ोर जानवरों पर भयंकर अत्याचार, तो उसके हिसाब से तो बहुत कम था। लेकिन ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि अलाइज डिड नॉट वांट टू बी एज हार्श ऑन डिफीटेड जर्मनी, क्योंकि जर्मनी पर वो उतना हार्श नहीं होना चाहते, उतना कठोर नहीं होना चाहते थे, एज दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जितना वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कठोर हुए थे। क्योंकि आपको याद है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे याद होगा, एनीवे मैंने ट्यूटोरियल में फर्स्ट पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि ट्रीटी ऑफ वर्साय में ऐसे प्रोविजंस डाले गए थे जिससे बड़ा नेशनल ह्यूमिलिएशन फील हुआ था जर्मनी लोगों को, और हिटलर उसी की देन था। तो कहीं जर्मनी फिर से आक्रामक होके, उग्र होके, और फिर कोई दूसरा हिटलर ना पैदा कर दे, शायद इसलिए अलाइज ने उतना हार्श ट्रीटमेंट जर्मनी के साथ नहीं किया। एवरीवन केम टू फील दैट द राइज ऑफ नाजी जर्मनी कुड बी पार्टली ट्रेस्ड बैक टू द जर्मन एक्सपीरियंस। तो यहाँ ये लिखा गया है कि अगर हम ये ट्रेस करें कि जर्मनी नाजी पार्टी के कब्जे में कैसे आया, वहाँ पे नाजिज्म कैसे पनपा, हिटलर कैसे आया,
तो अगर हम उसको पीछे ट्रेस करना शुरू करें, उसकी शुरुआत देखना शुरू करें, कुड बी पार्टली ट्रेस्ड बैक, तो काफ़ी हद तक हम उसे ट्रेस कर सकते हैं जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जर्मनी के लोगों की जो सोच बन गई थी, उस सोच से ही नाज़िज़्म वहाँ पे पनपा था। व्हाट वाज़ दैट एक्सपीरियंस? वो एक्सपीरियंस क्या था? तो वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म होता है, तो उसके बाद क्या-क्या होता है जिसकी वजह से जो जर्मन पीपल होते हैं, दे सपोर्ट द पीपल लाइक हिटलर। तो हम अगले ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। तो इसमें तो बस इतना ही दिया गया था और बर्थ ऑफ द वेमर रिपब्लिक हम अगली बार लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। Signing off for now. See you in another video tutorial. Till then, keep watching and keep learning, keep coming back to this channel.